अब यहाँ पे देखते हैं उद्योगों के पतन के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पे कारण को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर किस कारण से उद्योगों का पतन हुआ था। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय होना। ठीक है, ये पहला पॉइंट, पहला कारण याद रखिएगा उद्योगों के पतन के कारण में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। तो इसमें क्या था कि कंपनी के राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय एवं विस्तार से कुछ भारतीय उद्योगों को तात्कालिक तौर पर भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे में हथियार एवं विलासिता से संबंधित उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों को इन पारंपरिक विलासिता वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि भारतीय देसी राज्य व राज दरबार ही इन वस्तुओं के मुख्य खरीदार थे। ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय के कारण के बाद अब हम दूसरा कारण देखते हैं, कारीगरों पर अत्याचार एवं शोषण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय उद्योगों के पतन के दूसरा कारण कारीगरों पर अत्याचार और शोषण भी था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कंपनी ने विभिन्न प्रकार से भारतीय कारीगरों पर दबाव बनाया, जैसे कि कम कीमत पर उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य करना, कम मजदूरी पर जबरन कार्य करवाना तथा अन्य प्रतिद्वंदियों यूरोपीय व्यापारियों के यहाँ कार्य करने से रोकना इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कारीगरों पर निरंतर अत्याचार के कारण उनमें उत्पादन संबंधित प्रेरणा कमज़ोर हुई और उन्होंने पैतृक व्यवसाय छोड़ दिया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट में कि 1813 तक स्थिति। ठीक है, भारत में उद्योगों के पतन के ये महत्वपूर्ण कारण थे। हालांकि अभी भी कपड़ा सहित कुछ भारतीय वस्तुओं का निर्यात हो रहा था, इसीलिए इन उद्योगों का महत्व बना रहा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि 1813 के बाद बदलाव। ठीक है, तो 1813 के बाद क्या बदलाव हुआ था उसको यहाँ पे देखते हैं। तो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत संबंधित नीतियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत को केवल बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिससे भारतीय उद्योग को अत्यधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा नोट में कि 1813 से 1860 के बीच भारतीय उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान हुआ, अर्थात 19वीं सदी के पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि मुक्त व्यापार की नीति यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसमें याद रखिएगा कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में न केवल भारत के संदर्भ में कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, बल्कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। ठीक है, याद रखिएगा। बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में ही दूसरा टॉप पॉइंट याद रखिएगा कि अर्थात सीमा शुल्क रहित एवं नाम मात्र के सीमा शुल्क पर ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में आने की खुली अनुमति दी गई। ठीक है, जिससे भारतीय उत्पाद मूल प्रतियोगिता में बुरी तरह पिछड़ गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, तो चौथा पॉइंट में याद रखिएगा एक तरफा मुक्त व्यापार। ठीक है, वन वे फ्री ट्रेड। तो इसमें इसके अंतर्गत में एक पॉइंट याद रखिएगा क्या है कि एक तरफ सीमा शुल्क हटाकर भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं को स्थापित यानी कि प्रवेश कराया गया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन भारतीय सुधारों पर अत्यधिक उच्च सीमा शुल्क लगाकर ब्रिटिश बाजारों से भारतीय वस्तुओं को पूर्णतः वंचित रखा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाँचवा पॉइंट। ठीक है, तो पाँचवा पॉइंट में क्या है, अंतर्देशीय सीमा शुल्क। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में याद रखेगा कि राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कंपनी ने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार विस्तार करने के लिए अंतर्देशीय सीमा शुल्क का उपयोग हथियार के रूप में किया था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए, पाँचवा पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं ब्रिटिश बाज़ारों से सरकारी खरीद। ठीक है, तो इसमें याद रखेगा क्या था कि ब्रिटिश भारतीय सरकार पर यह दबाव बनाया गया कि सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद ब्रिटेन से किए जाए। ठीक है, जैसे सैनिकों के सामान, वस्त्र, साजो सामान, हथियार, कागज
इत्यादि प्राथमिकता के आधार पर ब्रिटेन से खरीदे गए। ठीक है, यहाँ तक कि नौ परिवहन के लिए भी ब्रिटिश जहाज़ों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं 7वां पॉइंट। ठीक है, तो 7वां पॉइंट में याद रखेगा कि 1813 के पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की गई कि जिससे भारत में या भारत से कच्चे मालों जैसे कि कपास, रेशम, नील इत्यादि का निर्यात बढ़ा। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट कि निर्यात बढ़ने के कारण भारत में इन कच्चे मालों की कीमतें बढ़ी, जिससे कि भारतीय उत्पादों की निर्यात लागत भी अत्यधिक बढ़ गई। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखेगा कि 19वीं सदी के मध्य तक उपर्युक्त कारणों से भारतीय उद्योगों को अधिक नुकसान हुआ। ठीक है, हालांकि अभी तक मुख्य रूप से शहरी उद्योगों का पतन हुआ था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद देखते हैं 8वां पॉइंट है रेलवे की भूमिका। तो इसमें रेलवे की भूमिका भी एक कारण है भारतीय उद्योगों के पतन होने के कारण में। ठीक है, याद रखेगा। इसके अंतर्गत में एक पॉइंट याद रखेगा कि भारत में रेलवे के आगमन के पश्चात न केवल शहरों में ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा बल्कि ग्रामीण भारत में भी ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचने लगी, जिससे अब तक सुरक्षित रहे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी भारी नुकसान होने लगा था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे भी नोट में एक पॉइंट लिख दिए हैं, उसको याद रखेगा कि 1947 तक स्थिति। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1947 तक किसी न किसी रूप में भारतीय उद्योगों में गिरावट के तत्व दिखते हैं। ठीक है, हालांकि सभी उद्योगों का पतन नहीं हुआ, क्योंकि जातिगत रुझान, लगाव, महाजनों का दबाव, सभी स्थानों पर ब्रिटिश वस्तुओं की पहुंच संभव न होना तथा कुछ ऐसे लोग थे जिनका भारतीय उत्पादों से गहरा जुड़ाव था। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के हम देख लिए कि भारतीय उद्योगों के पतन के कारण। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलिए।